probably somebody else is taking this class. Got it? Say yes or no. You don't agree. Yesterday we were talking about, हमने स्लाइडिंग फिलामेंट के मुतालिक बात की थी. स्लाइडिंग फिलामेंट क्या होता है? नहीं मकरम साहब, जो जीमेल पे लिखा होता है यू कैन ऑलवेज एडिट इट. इट इज नॉट लाइक दिस कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते. आप उसको चेंज कर सकते हैं एंड फाइंड आउट हाउ टू डू इट. Yesterday we were talking about the sliding filament. Can you see the slide of Titan and Nebulin? ओके सर जी. मैं यस मैम. Yes. सर जी मैं Okay. रिमूव करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे आता नहीं है नाम रिमूव करना ना. अच्छा बेटा, आप ध्यान से कीजिएगा, आप कोशिश कर लीजिएगा, फिर आपका हो जाएगा. अच्छा ठीक है, बंद कीजिएगा. म्यूट योरसेल्फ. ओके सर. अच्छा, टाइटन क्या होता है बेटा? टाइटन इज बेसिकली जो मायोसिन को एम लाइन से जेड डिस्क पे ज्वाइन कर रहा था, और जो नेबुलिन था वो अलाइनमेंट ऑफ द एक्टिन के लिए इम्पोर्टेंट था. और एक और भी प्रोटीन होती है जिसका नाम डिस्ट्रोफिन होता है. डिस्ट्रोफिन इस एक्टिन को कनेक्ट करती है विद द सार्कोलेमा. There are different other proteins. एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जो कि मायोसिन और एक्टिन होती हैं. आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जैसे ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन. इसके अलावा एक्सेसरी प्रोटीन्स होती हैं. इन एक्सेसरी प्रोटीन्स को ये सोचा जाए कि इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसकी मेडिकली इंपॉर्टेंस बहुत होती है. इनमें से कोई एक की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मेडिकल डिजीजेस हो जाती है. लाइक देयर इज अ प्रोटीन जो इस एक्टिन को सार्कोलेमा के साथ ज्वाइन करती है. यू रिमेंबर, सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर. उसके बाहर प्रोटीन मैट्रिक्स होता है. जो डिस्ट्रोफिन होता है इसको कनेक्ट करिए विद द सार्कोलेमा. एंड सपोज देयर इज सम एबनॉर्मैलिटी ऑफ द डिस्ट्रोफिन, तो वहां पे कौन एक डिजीज डेवलप हो जाएगी जिसको हम कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. Muscular dystrophy can be of different types. It can be a Duchenne, which is an X-linked recessive disorder, or it can be a Becker. ये भी X-linked है, लेकिन जो Duchenne है वो more severe disease होती है, और जो Becker है वो less severe होती है. जो डुशेन होता है उसमें डिस्ट्रोफिन बनता ही नहीं. डिस्ट्रोफिन क्या है? वो एक प्रोटीन है जो एक्टिन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रही है और उसको बेसिकली स्टेबलाइज कर रही है. जब ये नहीं होगी तो बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी इन द सार्कोलेमा. उसकी वजह से जो मसल फाइबर है वो चेंज हो जाएगा. दो तरह की डिस्ट्रॉफीज हो सकती हैं, एक डुशेन और एक बेकर. जो मोर सीरियस है दैट इज द डुशेन, DUCHENNE. दिस इज कॉल्ड एज डुशेन डिस्ट्रॉफी. ये 5 to 6 years of age में एविडेंट हो जाता है, एंड दिस इज मोर एज बिकॉज दिस X-linked recessive disorder. मेल्स में ये मोर कॉमन होता है, और क्योंकि फीमेल्स में दूसरा X भी होता है तो जिसकी वजह से वो रिसेसिव भी है. अगर वो ओवरकम कर ले तो फिर ये फीमेल्स में नहीं होता, और मेल्स में ये मोर कॉमन है. इसमें डुशेन में डिस्ट्रोफिन बनता ही नहीं. जो बेकर है उसमें डिस्ट्रोफिन बना हुआ है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. उसकी मिसफोल्डिंग हो जाती है इस प्रोटीन की. ओवरऑल इसकी शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो फीचर्स हैं, जो इसकी साइन सिम्टम्स हैं, वो अराउंड 10 years to 20 years एविडेंट होते हैं. जो डुशेन है वो बच्चा अभी सिर्फ 5 से 6 साल का होता है, 5 to 6 years, और उसकी एबनॉर्मैलिटी हो जाती है. नॉर्मैलिटी होगी क्या? अब अगर ये एक्टिन को कनेक्ट कर रहा है विद द सार्कोलेमा, दिस एक्टिन इज बीइंग कनेक्टेड टू द सार्कोलेमा, तो ये सैगिंग हो जाएगी सार्कोलेमा की अगर डिस्ट्रोफिन यहाँ नहीं है. इसने इसको स्टेबलाइज रखा था.
एक्टिन के साथ सार्कोलेमा को इस स्टेट पे रखा था कि ये सार्कोलेमा यहाँ पे मौजूद इस तरह इतने डिस्टेंस पे रहे। अगर अब ये नहीं होगा तो सैगिंग हो जाएगी सार्कोलेमा। जब सैगिंग होगी तो फिर क्या होगा, आपकी जो प्रोटीन जो आयंस हैं अंदर मूव करने लग पड़ेंगे, डैमेज हो जाएगी सार्कोलेमा की, और ये जो सेल्स हैं ये मसल की बजाय एक फाइब्रस और फैटी टिश्यू बन जाएगा। और ये जब फाइब्रस और फैटी टिश्यू बन जाएगा तो मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, इसका शेप एबनॉर्मल हो जाएगा, इसकी मस्कुलर वीकनेस होगी तो कौन सा मसल ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है? यू विल थिंक ऑफ द स्केलेटल मसल, लेकिन एक आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम इज इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन, इनहेल में एक्सेल में। अगर सपोज डायफ्राम की डिस्ट्रोफिन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से डायफ्राम डैमेज हो जाएगा तो पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी, उसको स्केलेटल मसल की प्रॉब्लम की वजह से वैडलिंग गेट हो सकता है। वैडलिंग गेट इज लाइक वो वॉक करते वक्त वैडल करेगा, थोड़ा सा वाइड अपना लेंथ रखेगा, ब्रेथ रखेगा ऑफ द फीमर्स। हार्ट उसका डायलेटेड हो सकता है, हार्ट एज सच कार्डिक मसल है, लेकिन सपोज उसमें डिस्ट्रोफिन की नॉर्मेलिटी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हार्ट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बन जाएगा और हार्ट फ्लैबी होगा, वो काम नहीं कर सकेगा। इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास डिस्ट्रोफिन की एबनॉर्मेलिटी की खास मौजूद नहीं, इसमें नॉट मच ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। हम क्या कर सकते हैं, हम उसको फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, हम उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, हम उसको मे बी स्टेम सेल, बट एट देयर इज नॉट मच अवेलेबल जो हम उसको रिलीफ दे सकें। सो ये एक ये सोचा जाए कौन कौन सी प्रोटीन्स आपको मैंने बताई, कॉन्ट्रैक्टाइल, मायोसिन और एक्टिन, एक रेगुलेटरी ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन, और एक्सेसरी में टाइटिन, नेबुलिन, एंड देन देयर इज डिस्ट्रोफिन। आज हमने एक नई प्रोटीन को डिस्कस किया एंड दिस इज अराउंड द 5th लेक्चर, और हम स्लोली एक नई चीज को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। कल मैंने डिस्कस किया था कि जो नर्व का जो मोटर न्यूरॉन है, देयर इज दिस सिनैप्स मैम विद द जी 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 मैम ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एक्चुअली जी जी डिस्क में होगी? नहीं, ये एक्टिन को सार्कोलेमा के साथ करती है, ये जी डिस्क के लेवल पे नहीं है, ये दरमियान में करके आ जाती है। जी डिस्क में कौन सी प्रोटीन होती है? उसका नाम नहीं पता। उसमें होती है अल्फा एक्टिनिन, एक्टिनिन, एक्टिन लिख के आयन, उसमें एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं अल्फा एक्टिनिन। आप ज्यादा मार्क्स लेना हो तो जी डिस्क पे आपने बताना है कि इसमें जो प्रोटीन है। एम लाइन पे कौन सी प्रोटीन थी, उसका नाम क्या था? मायोसिन। और सी प्रोटीन्स भी होती हैं, और यहाँ पे केराटिन काइनेज भी होती है। जो केराटिन काइनेज है वो एटीपी से रिलेटेड है, तो मैं आपको उसके साथ बताऊंगी, लेकिन जो एम लाइन है वहाँ पे मायोसिन और सी प्रोटीन्स और केराटिन काइनेज। So we have talked about the sliding filament, power stroke, the cross bridges. Now let's talk about the excitation contraction coupling. ये क्या हो रहा था? There is this nerve which terminates with the muscle at this area, और यहाँ पे ट्रफ बन जाता है, और ये synaptic cleft, the cleft is this gap between the neuron and the muscle. यहाँ पे ये गटर लाइक स्टेज बन जाती है, यहाँ पे वेसिकल्स मौजूद हैं, वेसिकल्स ऊपर सेल बॉडी में प्रोड्यूस होने हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। जो एसिटाइलकोलिन है वो यहीं बनती है, और एसिटाइलकोलिन इस वेसिकल्स में चली जाती है और स्टोर हो जाती है। When the nerve impulse is passed on, this acetylcholine is moved from the terminal buttons to this trough, this cleft. This is by the process of exocytosis. फिर वो यहाँ पे जो इस तरह एक्शन पोटेंशियल भी प्रोपेगेट कर रहा है, इस तरफ भी कर रहा है, एसिटाइलकोलिन आ गई है तो वो यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स होंगे, उनके साथ अटैच होगी, और उसकी वजह से सोडियम अंदर मूव करेगा। जब सोडियम अंदर मूव करेगा तो आपकी एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट करेगी।
एक कल हमने बात की थी रिगर मोर्टिस की, दैट इज अ स्टेट आफ्टर द डेथ। वो क्या था? मैम एटीपी डेफिशिएंसी की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और रिलैक्सेशन स्टेट में नहीं आते डेथ के बाद। गुड। और फिर कुछ आवर्स के बाद प्रोटीन डिजॉल्व हो जाती है और उसकी वजह से वो फिर रिलैक्स फेज में आ जाते हैं। सो अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड फेज है तो वी कैन इजी से कि 5 to 6 आवर्स हो गए हैं, उसके बाद 46 आवर्स के बाद जब प्रोटीन डिजॉल्व हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि अब लेट हो गया। देयर इज दिस नेम कॉल्ड फैन इफेक्ट। कैन यू सी दिस स्लाइड ऑफ फैन इफेक्ट? Yes, ma'am. There is greater the amount of work which is performed by the muscle, greater the amount of ATP that is cleaved, और ये this is called as the fan effect. जितना ATP is required, ये क्यों necessary है for the cellular housekeeping duties? जैसे आप होटल में ठहरते हैं तो हाउसकीपिंग होती है, तो बेसिकली ये ATP आपकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ATP पावर करता है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ग्लूकोज पॉलीमर्स, और ये इसको स्टोर कर देता है इनटू द ग्लाइकोजन। फिर एटीपी यूज होता है टू क्रिएट अनदर एनर्जी कंपाउंड which is called as a keratin phosphate or the phosphokeratin। तो एटीपी केराटिन के साथ अटैच होके एक लार्जर कंपाउंड बना देता है, और जब आपको रिक्वायर्ड होता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस एटीपी इज रिलीज। दिस एटीपी इज देन अवेलेबल बिकॉज फॉर मेनी रीजन लाइक पावर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मायोसिन, एटीपीएस। जैसे कल हमने बात की थी कि डिटैचमेंट के लिए भी है, और ये जो एटीपी है ये उसकी एनर्जी भी स्टोर कर देता है। ये जो कैल्शियम रिलीज होगा फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसमें भी इम्पोर्टेंट होता है। ये कंपाउंड आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। सो 3 मेन सोर्सेज होती हैं, मैं फिर से आपको बताऊंगी, बट दिस इज रिगर मोर्टिस। कोई एटीपी नहीं है, आपका मायोसिन अनबाउंड रहेगा, वो बाउंड स्टेट में रहेगा, और अनबाइंड हो ही नहीं सकता, मस्कुलर रिजिडिटी रहेगी, और फिर जो प्रोटीन्स हैं वो डिटीरियोरेट हो जाएंगी। दिस वाज द स्टेट, और ये मैंने आपको याद कल भी बताया था कि वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगी। जॉइंट स्टिफनेस और मस्कुलर रिजिडिटी हो जाती है डेड बॉडी की। इट बिगिंस अराउंड 2 to 4 hours, 5 hours after death, can last up to 4 days depending on temperature और other conditions के। अगर प्रोटीन लाइसिस जल्दी शुरू हो जाती है तो फिर ये स्टेज खत्म हो जाती है। मैम प्रोटीन लाइसिस एंजाइम्स करवाएंगे? जी, आपके एंजाइम्स कराएंगे। इसके अलावा एक अगर आपको याद हो तो सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। अगर वो प्रॉब्लम कर दे तो फिर आपको बहुत सारी एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो जाती है। एक वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। आई वांट टू शो दिस वन। कल हमने शुरू की थी लेकिन नेट नहीं काम कर रहा था। लगाते हैं, शायद खुल जाएगा। लेट्स सी फर्स्ट या सेकंड को कब कॉल करते हैं। बी प्रिपेयर्ड, आपकी असाइनमेंट्स तैयार होनी चाहिए, आपके स्केचेस बने हुए होने चाहिए, और जो पीबीएल होता है इनकी स्टडी होती है उसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं। मैम फैन इफेक्ट एक बार दोबारा बता देंगी? कर लूंगी। मैम फैन मुझे इफेक्ट। समझ नहीं आया आपने क्या कहा। मैम फैन इफेक्ट। फैन इफेक्ट में बाद में बताऊं, फैन इफेक्ट में दोबारा बताऊंगा। अगर अभी तक आपको मेरा पता चला हो तो मैं एक टॉपिक एक डिस्कस करती हूँ, लेकिन उसको कम से कम हम 3 दफा डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ नाम आपको बताया। दिस वीडियो इज नॉट ये एक अगले वाला। हाँ जी, ये ठीक है। एक सेकंड।
ये आपको वीडियो नजर आ रही है? दिस इज द पावर स्ट्रोक, आपको नजर आ रही है? ओके, सी दिस. Yes, ma'am. Muscle cells are comprised of protein cylinders called myofibrils, which are composed of multiple sarcomeres, short structural units arranged end to end within the myofibril. Sarcomeres are made up primarily of two types of protein filaments. Myosin, a thick filament with protrusions known as myosin heads, extending laterally from the filamentous portion, and actin, a thin filament which contains active or binding sites for the myosin heads to access. Ultimately, it is the interaction of myosin and actin, as myosin pulls on the actin filament, that produces a power stroke, causing sarcomeres to shorten and muscles to contract. Understanding how myosin is able to move actin requires a closer look at the structure of myosin. Myosin is an ATP, or adenosine triphosphate, dependent motor protein. In muscle cells, the long tail of an individual myosin molecule is intertwined with tails of other myosin molecules, forming the thick filaments of the sarcomere. Force-producing heads protrude from the sides of the filaments, ready to bind to active sites on actin. The myosin globular heads have two possible conformations: a high-energy 90-degree form and a low-energy 45-degree form. The hydrolysis of ATP by myosin will push the myosin head from low-energy to high-energy conformations. The power stroke cycle begins when myosin binding sites on actin are exposed. The high-energy myosin head releases the inorganic phosphate ion and binds tightly to actin, forming a cross bridge. Myosin is unstable in this conformation and shifts to the low-energy form, releasing the bound ADP, or adenosine diphosphate. This conformational shift results in a power stroke as the tightly bound myosin pulls on the actin filament. In this low-energy conformation, myosin has a high affinity for ATP. As ATP is bound to the myosin head, actin is released, thus breaking the cross bridge. The ATP-ACE activity of myosin triggers ATP hydrolysis, and the myosin head is recocked to the high-energy conformation, thus bringing the cycle back to the beginning. Because actin is tethered to structures located at the lateral ends of each sarcomere, called the Z-disc, any pulling of the actin filament results in a shortening of the sarcomere, and thus the muscle. The process of contraction will continue until the action potential is terminated. Relaxation is achieved when calcium pumps have actively transported calcium back into the sarcoplasmic reticulum, reversing the changes that previously occurred in troponin. Tropomyosin is now back in its original position, covering the myosin binding sites on actin, preventing cross bridges and power stroke cycling. It is interesting to note that since muscles store energy in their myosin heads, it is possible for muscles to contract even after death. This is the case of rigor mortis. Shortly after death, cytoplasmic levels of calcium increase due to an increase in permeability of sarcoplasmic reticulum and the sarcolemma. This calcium influx will promote cross-bridge formation and trigger power stroke cycling. The muscle fibers will ratchet shorter and shorter until ATP stores are depleted. Since ATP is needed to break cross bridges and relax muscle, the power stroke cycle will halt in the contracted state,
and muscles will remain contracted until the muscles themselves begin to decompose. Depending upon temperature and other conditions, rigor mortis usually lasts about 72 hours. Ooh, look at all that. So have you understood now? Yes, ma'am. I think it is Ma'am? very clear now. अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैम ये मैम इस वीडियो में भी दिखाया गया है कि एक पावर स्ट्रोक और उसको रिलैक्स फॉर्म में लाने के लिए 2 एटीपी रिक्वायर्ड है। और चलो अब 2 एटीपी कर लो, जरूरी नहीं होता। वो उस एटीपी को उसको स्टोर भी कर सकता है, दूसरा आएगा तो वो करेगा। तो जब आपका पहला वाला है वो उसने तो आपकी एनर्जी को स्टोर कर दिया था, तो पावर स्टोर कर दिया। तो दूसरा आया, उसने उसको डिटैच किया। अब वो जो दूसरा आया डिटैच हुआ है, वो एनर्जी में भी तो कन्वर्ट होगा ना। जब दूसरे ने डिटैच किया है उसको, तो वो एनर्जी में भी तो कन्वर्ट हुआ है ना। डिटैच किया और फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जाइज्ड फॉर्म में आ गया। यस मैम। चलिए इस तरह स्टार्ट कर लें तो उस तरह आ जाएगा। अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो आप इस तरह समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब शुड वी गो अहेड? आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक काफी चीजें समझ आ गई होंगी, और आप किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बताएं। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम फिर से रिपीट कर लेंगे। मैम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की समझ नहीं आई थी। डिस्ट्रोफिन जो था वो एक्टिन को ज्वाइन कर रहा था विद सार्कोलेमा, विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल है। वो अपनी जगह जो मेम्ब्रेन है वो सैग कर सकती है, नीचे गिर सकती है। सैग का मतलब नीचे गिर सकती है। वो अपनी जगह पे क्यों मौजूद है? क्योंकि एक्टिन नेबुलिन की वजह से अपनी स्टेट में रहता है। जब वो सार्कोलेमा को उसी जगह पे रोकेगा, मैं इसकी एनिमेशन ढूंढूंगी, लेट्स सी मुझे मिल जाए। वो मुझे बहुत ज्यादा कोई 3-4 आवर्स सर्च करके फिर मुझे कभी कोई मिलती है, इसलिए गिव मी टाइम, मैं टूशेंट पे आपको और भी बताऊंगी। लेकिन सपोज अगर you, ये एक्टिन सार्कोलेमा के साथ ज्वाइन की हुई है और अगर ये डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रोफिन ने एक्टिन और सार्कोलेमा का एक डिस्टेंस मेंटेन रखा है। सपोज डिस्ट्रोफिन वहां पे नहीं रहेगी, या वहां पे मौजूद ही नहीं है, या उसकी मिसफोल्डिंग हो गई है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया है, तो जो सार्कोलेमा है वो नीचे की तरफ गिर जाएगी। किस तरफ? एक्टिन की तरफ, अंदर की तरफ मसल फाइबर के। जब वो टूट जाएगी, उसमें प्रोटीन्स और आयंस अंदर आने लग पड़ेंगे, उसका काम खराब हो जाएगा। वो जो उसका काम था, उसने क्या काम करना था, तो उसने एक सार्कोप्लाज्मिक जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन है दिस सार्कोमेयर का, उसने मेंटेन रखना था। अब चूंकि ये प्रोटीन्स और आयंस अंदर आ रही हैं, तो ये जो मसल सेल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, इसकी रेजोल्यूशन हो जाती है, ये फाइब्रस टिश्यू में बन जाते हैं या फैटी टिश्यू। मसल ऐसा मसल नहीं रहता, क्योंकि डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्रोटीन्स और आयंस अंदर मूव करें, उसकी स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं रहा। जो एक एक्शन पोटेंशियल आएगा, सोडियम आएगा, डीपोलराइज होगा, किस वक्त कैल्शियम ने आना है, वो सारा का सारा सिस्टम ही खराब हो गया। अब क्या होगा कि मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी। ऐसे पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, ऐसे पेशेंट्स को वॉक करने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे मसल्स को हार्ट के में चूंकि डिस्ट्रोफिन मौजूद है, वहाँ पे भी अगर डिस्ट्रोफिन की डिफॉर्मिटी हो जाती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उसकी वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। मायोपैथी मीन्स स्टैंड फॉर पैथोलॉजी ऑफ द कार्डियक मसल, और डायलेटेड मीन्स कि वो हार्ट जो है वो फ्लैबी हो जाता है, नॉर्मल काम नहीं करता। ऐसे बच्चे जो 5 से 6 साल की उम्र में उनको डुशेन हो जाए, उनको आप कोई ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, वो उनको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अब आई वुड लाइक टू गो अहेड एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट, ये मैं प्रेजेंट शेयर नहीं कर सक रही, मैम मायोसिन को प्लाज्मा लेमा के साथ कनेक्ट करने वाली भी कोई प्रोटीन है? मायोसिन को नहीं, आपके एम लाइन है ना,
एम लाइन जो है वो बेसिकली सारे मायोसिन्स को आपस में जोड़ा हुआ है, लेकिन उसको प्लाज्मा लेमा के साथ नहीं जोड़ते। मैम मायोफिब्रिल के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती जो ओवरऑल मायोफिब्रिल को एज ए यूनिट मसल फाइबर के अंदर कंसीडर कर सके? मायोफिब्रिल के अराउंड कोई कवरिंग नहीं होती जो कि एज ए यूनिट एक्सप्लेन कर सके मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल को? ये भेजे डॉक्टर। हमारे इस वक्त मीटिंग में सिम्स का कोई है मौजूद? जी मुझे कुछ कोई आप में से कोई देख के बताएगा इसमें? आई कांट शेयर द कंटेंट बिकॉज द मीटिंग ऑर्गेनाइजर्स एंड द प्रेजेंटर्स कैन शेयर, और मैं शायद गेस्ट उन्होंने एंटर कराई। आपको पढ़नी है, अब आप किसी को निकाल भी नहीं सकती। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑर्गेनाइजर जो हैं, प्लीज काइंडली मुझे शेयरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वरना मैं पावर पॉइंट कैसे शेयर करूं? मैडम प्लीज मैं कर रहा हूँ क्या जी। जी थैंक यू। So we would talk about the neuromuscular junction. उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने बात की है कि contraction start कैसे होती है। So there is this excitation contraction coupling, और ये जो action potential ये एक्सॉन में आया है और एक्सॉन से ये ट्रांसमिट होता है इनटू द सार्कोमेरिया। वहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी, एसिटाइलकोलिन आगे प्रोपेगेट करेगी, जो एक्शन पोटेंशियल है वो सार्कोलेमा और टी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, एंड देन द कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन सी। ये हमने मल्टीपल टाइम्स कर लिया, आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट लुक एट दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। ये एक मोटर न्यूरॉन है और ये एक्सॉन है विद द मसल फाइबर, इट इज सिनेप्सिंग, और यहाँ पे निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अभी पढ़ेंगे, फिर आप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। और यहाँ पे मोटर एंड प्लेट पे ये दिस इज द सोडियम पोटेशियम चैनल्स, एंड देन देयर इज नेट sodium will move in, it will produce an excitatory post synaptic potential जो आपने nerves में अभी पढ़ा था कि excitation होगी, and then this action potential is propagated। यहाँ पे dihydropyridine receptors है T tubule में, वो sense करेंगे depolarization। Graphically अगर हम देखें, this is the picture which I had already shown to you. This is the plasma membrane, and then there is this T tubule. With the T tubule, this action potential is propagated into the T tubule. और यहाँ पे टर्मिनल जो डायलेटेड एंड्स हैं, यहाँ पे कैल्शियम मौजूद है और जो इसमें मूव करेगा। और अगर आपने देखा हो तो वो जो कैल्शियम है वो ओवरऑल सारा इस एरिया में साइटोसोल में रिलीज हो जाता है, एंड देन इट अटैचेस टू द ट्रोपोनिन सी। This is the axon terminal of the somatic motor neuron. यहाँ से acetylcholine is then released. It is attached to this
gated channels. यहाँ पे sodium will move in, जिसकी वजह से this depolarization process will start. यहाँ पे dihydropyridine receptors हैं, इनका direct connection है with the sarcoplasmic reticulum, and from this the calcium will be released. This calcium will attach to the troponin C. जो dihydropyridine receptors हैं, they will open this calcium channels in the T tubules, और यहाँ पे intracytosolic calcium concentration will increase. This will cause the contraction. The calcium will be reuptake by the sarcoplasmic reticulum when the contraction process is finished. This calcium is then taken up back into the sarcoplasmic reticulum, and this leads to the muscle relaxation. हम बाद में बात करेंगे. Let's talk about neuromuscular junction. The junction means a connection, a synapse between a neuron and a muscle. The region where the motor neuron is connected with the muscle fiber is called as the neuromuscular junction. There is this end of the motor neuron axon टर्मिनल. इस टर्मिनल में क्या मौजूद है? साइनेप्टिक वेसिकल्स. मैंने आपको बताया साइनेप्टिक वेसिकल्स सेल बॉडी में बनते हैं और वो नीचे एक्सॉन के थ्रू मूव करके इस एंड में आ जाते हैं. यहाँ पे मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर. ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है. ये इन वेसिकल्स के अंदर चला जाता है और ये एक कॉम्पैक्ट बॉडी बन जाती है जिसके वेसिकल्स के अंदर एसिटाइलकोलिन अब आ जाएगी और ये रेडी रहेगी. जब आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो एसिटाइलकोलिन विल बी रिलीज्ड. देन टू एंड्स हैं, एक एंड ऑफ द मोटर न्यूरॉन एक्सॉन और एक मसल का जो मोटर एंड प्लेट है. दिस इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सार्कोलेमा जहाँ पे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स मौजूद है. इन दोनों के दरमियान जो एक्सॉन एंड है और मसल फाइबर है, एक क्लेफ्ट मौजूद है. इस क्लेफ्ट को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. Look at here, this is this myelinated end of the motor neuron. ये एंड के इसके बटन्स हैं, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आएगा. ये इसके टर्मिनल्स हैं. ये कहाँ पे? इसके मसल के ऊपर इसने एक साइनेप्स बनाया है जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं. बीच में एक क्लेफ्ट है, ये एक्सॉन टर्मिनल है. दिस इज द मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल. These are the T tubules. These you can see these are the vesicles. Vesicles ऊपर बनते हैं, नीचे आते हैं. जब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन होगा, इन वेसिकल्स के अंदर चले जाएंगे, ये एक स्टोर्ड फॉर्म में आ जाएगा. जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो these vesicles will synapse with the end, और यहाँ एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एसिटाइलकोलिन will move in and it will attach with the gated channels. इसकी वजह से सोडियम will move. सोडियम अंदर जाता है तो पॉजिटिव आयंस अंदर मूव करते हैं. दिस लीड्स टू द प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. व्हाट आर दीज? देयर आर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द ATP. ATP is also required for this synaptic release of the acetylcholine. इस स्ट्रक्चर में किसी को ये प्रॉब्लम है तो बताइए. ये गेटेड चैनल्स हैं, इसके थ्रू सोडियम मूव करेगा. कुछ देर के बाद पोटेशियम इंट्रासेलुलर से बाहर निकल जाता है और इस तरह ये जो पॉजिटिव आयंस है ये वापस इस एरिया में चले जाते हैं और रीपोलराइजेशन का प्रोसेस हो जाता है. जब एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया और उसने अपना काम कर दिया था तो अब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम है, इसको वापस एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है और ये इसको कोलिन और एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है. एक्साइटेशन किस तरह होती है? दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज डिफरेंट proteins which are they act as the gated ion channels. ये जो ion channels हैं normally ये बंद होते हैं. जब सिग्नल आएगा तो ये ion channels will open. What are these types of the ion channels? They can be ligand gated, जो आपने सेल में अभी पढ़ा होगा. Ligand क्या होता है कि कोई हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर आके इसके साथ अटैच होगा and there is this binding of the extracellular molecule like hormone or a neurotransmitter. This will cause these channels to open. Or these ion channels can be voltage gated. Like if the voltage is increased, then these channels will open. Or they can be mechanically gated. यानी mechanical pressure या stretch की वजह से ये channels open हो जाएंगे. When this channel will open, तो specific ion या तो enter करेगा या exit करेगा, depending कि कौन सा gradient है. You look at this is a motor neuron.
Then there is this synapse. This area is called as the motor unit because there is connection of the neuron with the muscle. ये muscle fiber आपको नजर आ रही है. These are the neuromuscular junctions. In general, एक muscle जो होता है, it is served by one neuron, लेकिन इसके जो bundle of axons होते हैं वो multiple होते हैं और जो इसके ends होते हैं इसको हम telodendria कहते हैं. Nobody would ask me this. यहाँ पे एक bulbous swelling होती है जिसको synaptic end cleft कहते हैं. What is a synapse? This is a site of interaction between a neuron and any other cell. It can be another neuron. तो फिर हम उसको neuro to neuro synapse कहते हैं. If this synapse can be between a neuron and a muscle, then this is called as the neuromuscular junction. How this excitation? Again, synaptic cleft में explain करती हूँ. This is the minute space between this synaptic end bulb and the sarcolemma of the muscle fiber. There is this cleft. There is this depression in the sarcolemma. जो depression है ये इस तरह करके इसमें troughs बन गए हैं and this is called as a motor end plate. इस synaptic end से vesicles बाहर निकलते हैं और इनमें vesicles पे क्या मौजूद है? Neurotransmitter acetylcholine. This motor end plate is full of these acetylcholine receptors and there are mitochondria. There is calcium also over here. There is this provision of the ATP. Because of this acetylcholine will synapse and by the process of exocytosis it will move in. Look at here. इसमें क्या हो रहा है? This is the ligand gated channel और इसकी वजह से जब acetylcholine आके ये एक ligand gated channel है, इस पे acetylcholine रिलीज हुआ है. acetylcholine यहाँ पे attach होगा तो there will be this change in this ion channel and then the sodium will move in. So मैंने आपको कहा कि ये जो channels हैं, they can be ligand gated, they can be voltage controlled, they can be because of the mechanical pressure. ये वाले कौन से हैं? ये ligand gated. Ligand क्या है? It can be a hormone, it can be a neurotransmitter. इसमें क्या है? इसमें एक neurotransmitter है जो acetylcholine है वो इस पे attach होगा. इसमें एक conformation ये closed stage से open stage पे ले आएगा और सोडियम इस तरफ से अंदर की तरफ मूव करेगा and this action potential is then propagated and this process leads to a depolarization. लेकिन ये local event है और अगर ये इतनी वोल्टेज पे पहुंच जाता है then it leads to the excitatory postsynaptic potential. वोल्टेज गेटेड चैनल्स होंगे. इट कैन बी बिकॉज ये वोल्टेज भी हो सकते हैं. अगर आपकी वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगी तो बहुत सारे और चैनल्स भी ओपन होंगे. पहले एसिटाइलकोलिन की वजह से हो सकता है और बाद में दूसरे channels. It can open because of the binding of the acetylcholine or it can be because जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था वो प्रोपेगेट हो रहा है और उसकी वजह से वोल्टेज चेंज हो रही है. जब वो -90 से -50 पे पहुंच जाती है तो वो थ्रेशोल्ड आ जाता है जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं. तो फास्ट सोडियम चैनल्स और स्लो पोटेशियम चैनल्स ही ओपन करेंगे. Look at over here, this is the closed part. ये closed है. When this opens, the positive ions they move in and there is this process of the depolarization and afterwards जब potassium ions यहाँ से वापस जाता है उधर तो this leads to this depolarization. Look, आप इसको clearly फिर से देख लीजिए. When there is this closed state तो कोई state नहीं आती. When this channel opens because of this या तो वोल्टेज चेंज हुआ है या एसिटाइलकोलिन अटैच हुआ है. दिस पॉजिटिव आयंस आर मूविंग इन. इट लीड्स टू द डीपोलराइजेशन. व्हेन द पोटेशियम आयंस दे मूव फ्रॉम दिस एरिया टू दिस इट लीड्स टू द repolarization. कैन यू सी दिस? हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, समझ नहीं आए तो बताइएगा. अब ये क्या हो रहा है? ये सोडियम आपकी थ्रू आउट दिस मसल मेम्ब्रेन ये प्रोपेगेट कर रहा है. सोडियम इज गेटिंग इन एंड द पोटेशियम इज मूविंग आउट. व्हेन द सोडियम इज entering in, it leads to the positive ions inside and it leads to the depolarization. When the potassium, another positive ion, when it moves out, it leads to the repolarization. This is the way how the action potential is propagated.
अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ से एसिटाइलकोलिन आया, एसिटाइलकोलिन यहाँ सिनेप्टिक लेफ्ट में आ जाएगा, ये आपके चैनल्स हैं जो लाइगेंड गेटेड है, इसके साथ बाइंड करेगा, सोडियम अंदर जाएगी, पोटेशियम बाहर निकले जाएगा। जब सोडियम अंदर आएगी तो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जब पोटेशियम बाहर चल जाएगी तो रीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल इस तरफ प्रोपेगेट भी करता है। जब ये प्रोपेगेट करेगा तो कोई और चैनल्स यहाँ पे मौजूद होंगे जो वोल्टेज गेटेड होंगे, उसकी वजह से भी फिर सोडियम अंदर आएगी। जब ये इस स्टेट पे आ जाता है जहां डायहाइड्रोपिरिडिन रिसेप्टर है, सपोज ये इस एरिया को एक्टिवेट कर देता है, it has a direct connection with the sarcoplasmic reticulum. It opens this opening and the calcium ion is then released. This calcium ion will move to the troponin C, binds to it, cause a conformational change of the troponin C. Troponin का C का साथ ही troponin T भी था। जब ये इसमें एक कंफर्मेशन मीन्स कि चेंज आ जाता है शेप में, जब शेप में आ जाएगा तो ट्रोपम मायोसिन को वो मूव कर देगा फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स और एक्सपोज हो जाएंगे दीज एरियाज। ये जब एक्सपोज हो जाएंगे तो ये एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएंगे मायोसिन। हाउ डज द रिलैक्सेशन occurs? When initially this acetylcholine is moved from this area to this, it attaches to the acetylcholine receptor in the postsynaptic membrane. यहाँ पे जब बाद में यह काम खत्म कर लेता है तो then there is this acetylcholine esterase. ये इस एसिटाइलकोलिन को यहाँ से डिटैच करेगा और इसको ब्रेक डाउन करके एसिटेट और कोलिन में चेंज कर देगा और इसको वापस टेक अप हो जाएगा। अगर सपोज देयर इज दिस abnormality of this enzyme, it leads to another disease और हम उस डिजीज को बाद में डिस्कस करेंगे। This is the relaxation process. थोड़ी सी बात अगर समझने की हो कि जब मसल यहाँ से मूव, हाँ जी मैम, जो एक्शन पोटेंशियल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मसल्स की तरफ ट्रांसफर हुआ है वो काफी देर के लिए भी रह सकता है? जी, काफी देर के लिए भी रह सकता है, कुछ देर के लिए भी रह सकता है, काफी देर के लिए भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप एक्सरसाइज करें या आपने थोड़ा सा ही सिर्फ आर्म को मूव करना है। When this muscle is stimulated, the calcium ions they will move when this sarcoplasmic calcium ions move करेंगे troponin और tropomyosin के साथ, और फिर जब calcium ions वापस चले जाएंगे तो आपके ही relaxation हो जाएगी। The relaxation can also occur by another synapse. अगर आपने nerve अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो you know it कि यहाँ पे इसका axon और axon का synapse भी हो सकता है। Another neuron can come and cause the inhibition of this neuron. जो neuron काम कर रही है, जो एक्शन कर रही है, जो एक्साइटेशन कर रही है, दिस इज अनदर न्यूरॉन, ये आके इसको इनहिबिट करेगी, वो कहेगी कि स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इट शुड बी रिलैक्स्ड। ये एंटागोनिस्टिक मसल होता है जो इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिलैक्स करेगा। You look at this stage, there is this length of the sarcomere in the micrometers, there is increase in the tension when there is contraction phase. ये C की phase में पहुंच गया, partially contracted है, B की phase में partially contracted है। Look at the A stage. A stage में जब आप लोग जैसे कहते हैं कि eighth zone पूरा obliterate कर जाए, there should be an overlapping of this actin to another actin, then the tension will drop. Basically ये तो वो वाले एरियाज आ जाएंगे जब लेस एरियाज इन्वॉल्व होंगे फॉर द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, यानी वो अटैचमेंट नहीं हो सकेगी मायोसिन और एक्टिन की, क्योंकि उनकी ओवरलैपिंग होगी ऑफ द एक्टिन। वी स्टॉप ओवर हियर। मसल फटीग, आई थिंक आप लोगों को पता है मसल फटीग क्या होती है। मसल फटीग होती है कि देयर इज दिस फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, आप थके हुए फील करते हैं बिकॉज देयर इज रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ द एटीपी। It can be because आपका pH लेवल चेंज हो गया है, आयोनिक बैलेंस, एटीपी कम हो गया है, इसकी वजह से आपको वहाँ पे लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो सकती है, बट ये हम बाद में बात करेंगे कि ये कैसे होता है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द एंडोप्लाज्मिक reticulum and I would like to show you another video or then we finish over here. मैम मैम, जो टाइटिन प्रोटीन होती है वो इलास्टिक होती है कि इन इलास्टिक? कौन सी? टाइटिन, क्योंकि जब एक्टिन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमेर जाएगा तो वो इलास्टिक होना चाहिए। हाँ जी, इलास्टिक होना।
लुक एट दिस वीडियो मैं अभी शेयर कर रही हूँ. छोटी सी है, इसको गौर से देख लीजिए. Excitation is how the nervous system stimulates an action potential in the muscle fiber sarcolemma. In order for a skeletal muscle to function, it must contract, which means it gets shorter. And when a muscle gets shorter, the skeleton moves at the joint it crosses. The series of events that links these two phases together is called excitation-contraction coupling. First, a wave of action potential spreads from the motor end plate in all directions. This is similar to the ripples formed on a pond when a stone is thrown. When this wave of excitation reaches the transverse tubules, which are commonly known as T-tubules, it continues down them into the sarcoplasm of the muscle fiber. Next, the action potential stimulates the opening of voltage-gated ion channels in the T-tubules. These channels are physically linked to calcium channels in the terminal cisternae of the sarcoplasmic reticulum. These calcium channels open as well. And since calcium ions are higher in concentration in the sarcoplasmic reticulum than they are in the sarcoplasm, they diffuse out and into the cytosol. The calcium ions will now bind to the troponin of the sarcomere's thin filaments. The main protein of the thin filament is called actin. This binding causes the troponin-tropomyosin complex to change shape and move into a groove on the actin. This exposes active sites on the actin filament. The active sites are now available for binding to myosin heads, which are the main protein of the thick filament. We know that excitation is how the nervous system stimulates an action potential in the muscle fiber sarcolemma. In order for a skeletal muscle to function, it must. समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं अटेंडेंस के लिए फॉर्म शेयर करती हूँ अभी. मैम जी हाँ जी, बोलिए. मैम जो लोकलाइज्ड एक्शन पोटेंशियल एट साइनेप्स जो टी ट्यूब्यूल्स में आगे ट्रांसफर होता है वो वोल्टेज गेटेड चैनल से होगा, लिगेंड से तो हो नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट तो वहाँ लिगेंड आ नहीं रहा. कौन सा नहीं आ रहा? मैम जो हम कह रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल लोकलाइज होता है और वो आगे मूव करता है, जो टी ट्यूब्यूल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल आ रहा है और डीएचपी रिसेप्टर जो आगे उनके साथ लगे हुए हैं, जो टी ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो मैम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से आ सकता है, लिगेंड ऑपरेटेड से डायरेक्ट तो नहीं आ सकता, ये लिगेंड ऑपरेटेड से भी आ सकता है. हो सकता है आप इसको उस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है. आपको फॉर्म्स आ गए? फॉर्म आ गया? 168 अटेंडेंस है जी. मैम हमने ये सारा मैकेनिज्म पढ़ लिया है कि कैल्शियम किस तरह बाइंड करता है. हमारे पास नर्व इम्पल्स आती है, गेट ओपन होते हैं और कैल्शियम बाइंड करता है. मैम कैल्शियम की अनबाइंडिंग का क्या प्रोसेस है? कैल्शियम कहाँ से अनबाइंड होगा बेटा? मैम ट्रोपोनिन के साथ, क्योंकि जब वो अनबाइंड होगा तो जब जैसे कन्फर्मेशनल चेंज किया वो हट जाएगा. चेंज कर दिया तो मैम किसने क्या चेंज किया? ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच नहीं हुआ, कैल्शियम जाके किधर अटैच? यस मैम, और वो डिस्प्लेस हो गया और हम मायोसिन हेड्स अटैच हो गए. लेकिन मैम जब हमने मायोसिन हेड्स को डीअटैच करना है और जो एक्टिव साइट है एक्टिन पर मायोसिन के लिए, हेड के लिए, उसे कवर करना है दोबारा, तो हमें कैल्शियम को रिमूव करना पड़ेगा ना ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से. आपके पास कुछ शेयर हुआ है? यस मैम. क्या यस शेयर हुआ? मैम. नो
fiber has Yeah, one, sure. and these sections, called axon terminals, are nearly touching the muscle fiber, Can you see separated this video? only by a thin space Yes, called ma'am. Yes, ma'am. synaptic cleft, where the muscle produces junctional folds within the postsynaptic membrane. The axon terminal has lots of synaptic vesicles, which are like little bubbles containing acetylcholine, which is a neurotransmitter. When a nerve impulse reaches the end of an axon by a mechanism we will discuss later, the axon terminal will release acetylcholine into the synaptic cleft. The junctional folds contain acetylcholine receptors, so these will bind to the approaching acetylcholine, which causes a conformational change. This protein will then act as an ion channel, which allows for sodium ions to enter and potassium ions to leave, although not in equal number. Sodium will cross the membrane in great quantity, and this affects the membrane potential, or the potential difference across the membrane. For more information on electric potential, check out my physics tutorial on this subject. Otherwise, we just need to understand that the way that positive and negative charges are distributed within a structure can be a driving force for a particular process. Prior to the opening of the ion channels, the inside of the cell was more negatively charged than the outside. But as sodium ions enter, depolarization will occur. This causes other nearby sodium channels to open, and more sodium ions will enter, following the electrochemical gradient. Once a particular threshold voltage is reached, this will generate an action potential. Sodium can now diffuse into the cell anywhere along the membrane. While this is happening, an enzyme in the synapse called acetylcholinesterase will break down acetylcholine, and the ion channel closes, preventing further muscle contraction until another nerve impulse arrives. But the action potential will continue to propagate along the sarcolemma and down the T tubules, which opens up calcium ion release channels, which we will discuss in a moment. Finally, after the depolarization wave has completely propagated, repolarization will begin due to the changes in charge density. Potassium channels will now open, and potassium ions that are more highly concentrated within the cell will diffuse out of the muscle fiber, which restores negative charge inside, and the sarcolemma goes back to normal. At this point, the muscle fiber can be stimulated again if another impulse arrives. So we can see that charge distribution and electric potential are key concepts here. But how does that relate to muscle contraction? Well, the action potential generated will initiate excitation-contraction coupling. As we said, the propagation of the action potential causes a rise in levels of calcium in the cytosol, and this is what causes the filaments to slide. Let's recall that when a muscle cell is relaxed, tropomyosin blocks the myosin binding sites on the actin subunits. But as more and more calcium ions become present, these will bind to troponin, and once two ions bind, it will change shape, which will push tropomyosin binding sites, making them available for cross-bridge cycling, the process we mentioned before. In this process, the myosin heads will pivot and bend, pulling the actin filament along and using ATP in the process. The two positions possible for the heads allow it to pull, detach, change position, bind, pull, detach, and so forth many times until contraction is complete. As calcium levels deplete, troponin returns to its original shape. Tropomyosin blocks actin's binding sites once more, and the muscle fiber relaxes.
There is a lot more to discuss regarding muscle contraction. We could talk about the time frames associated with each step in muscle contraction. We could talk about graded muscle response. So today we have talked about the neuromuscular junction और next time हम discuss करेंगे इसके different effects. एक हमने fan effect discuss करना है, उसके अलावा हम hypertrophy, atrophy discuss करेंगे and then we'll also talk about the isometric and isotonic contraction. यहाँ तक आपको समझ आ गई है, कल आपके tutorials start हो जाएंगे. हाँ जी. मैम एंड पे उन्होंने बताया कि कैल्शियम लेवल डिप्लीट्स एंड द ट्रोपोनिन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जी, और जो कैल्शियम लेवल रह जाता है कुछ इस स्टेट में रह जाता है वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है, कुछ डिप्लीट हो जाता है. व्हाट इज द स्टिमुलस? क्यों जाता है वापस? किस चीज का? कोई ना कोई तो स्टिमुलस. जब आपका ट्रोपोमाइसिन वापस कवर कर दे, जब वापस कवर कर देगा और आपको कॉन्ट्रैक्शन और नहीं आ रही तो फिर इसने वापस जाना है ना. ओके मैम. ओके, we stop over here, time is up. आपकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो गई है. We'll meet on Friday now. अल्लाह हाफ़िज़.